नमस्ते एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लैमिडिया के एंटीजन्स के बारे में और क्लैमिडिया को कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है क्लैमिडिया में, उसमें 3 मेजर एंटीजन्स आते हैं क्लैमिडिया के ऊपर। जो पहला एंटीजन आता है क्लैमिडिया के ऊपर वो हीट स्टेबल आता है और उसे हम जीनस ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब क्लैमिडिया कौन से जीनस से बिलोंग करता है उसे डिटरमाइन करने के लिए हम ये पहले एंटीजन का यूज़ करते हैं। तो इस एंटीजन को जीनस स्पेसिफिक एंटीजन भी कहते हैं। अब ये जो एंटीजन रहता है वो सारे क्लैमिडिया के ऊपर देखने मिलता है और ये बेसिकली हमारा जो एंटी ग्राम नेगेटिव बैसिला है उसके लिपोपॉलीसैकेराइड जैसा ही दिखता है हमारा ये एंटीजन। और ये क्लैमिडिया के हर एक स्टेज में प्रेजेंट रहता है, मतलब थ्रू आउट द क्लैमिडिया लाइफ साइकिल ये एंटीजन प्रेजेंट रहेगा और इसे हम इजीली कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट से ढूंढ सकते हैं। जो हमारा दूसरा एंटीजन है बेसिकली वो स्पीसीज स्पेसिफिक है। मतलब इस एंटीजन का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि क्लैमिडिया कौन से स्पीसीज़ का है, मतलब क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस है या फिर सिटासी है या निमोनिया है या फर्कुरम है। तो इसका यूज़ करके हम ये बताते हैं। और ये हाँ, मतलब उस क्लैमिडिया से अगर ट्रैकोमाइटिस है तो हर ट्रैकोमाइटिस के जितने भी अलग अलग स्ट्रेन होंगे सब स्ट्रेन में ये वाला सेकंड वाला एंटीजन दिखेगा। तो जो हमारा तीसरा एंटीजन है क्लैमिडिया में वो बेसिकली हम स्ट्रेन टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके वजह से हम अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर अलग अलग जो स्ट्रेन रहते हैं वो बताते हैं। तो ये इंटर स्पीसीज टाइपिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे ये कुछ स्पीसीज़ के अंदर ही देखने मिलता है और यहाँ पे जो मेजर प्रोटीन है वो है मेजर आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन और इसे हम इजीली माइक्रो इम्यूनोफ्लोरेसेंस की मदद से ढूंढ सकते हैं। अब अगर बात करें हम माइक्रो इम्यूनोफ्लोरेसेंस की तो उसकी मदद से हम क्लैमिडिया के अंदर अलग अलग सीरोवर्स या फिर बायोवर्स को ढूंढ सकते हैं। सीरोवर्स बेसिकली सीरोलॉजिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स आते हैं, मतलब कि वो स्ट्रेन जिसके ऊपर अलग अलग एंटीजन हैं, मतलब कि एंटीजन अलग अलग, मतलब वो क्लैमिडिया के ही है और एक ही स्पीसीज से ही बिलोंग करते हैं लेकिन उसके ऊपर जो एंटीजन रहेगा वो अलग होता है। तो सीरोलॉजिकली वो डिफरेंट हमें ये रिएक्शन देता है, तो हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उसे हम सीरोवर्स बोलते हैं। बायोवर का मतलब होता है कि वो एक ही स्पीसीज़ के अंदर हैं लेकिन वो जो क्लैमिडिया है वो डिफरेंट हमें बायोकेमिकल एक्टिविटी दिखा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम उन्हें क्लैमिडिया को डिफरेंस स्ट्रेन्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो उन्हें हम बायोवर्स कहते हैं। अब जो सिटासी है ये कॉम्प्लेक्स रहता है और इसके बहुत सारे सीरोटाइप्स रहते हैं। हमारा जो क्लैमिडिया निमोनिया है उनमें हमें सिर्फ एक ही सीरोटाइप देखने मिलता है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्पीसीज़ के अलग अलग सीरोटाइप से बायोवर्स रहे। लेकिन अगर हम क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस की बात करें तो यहाँ पे हमारे 2 ब्रॉड बायोवर्स देखने मिलते हैं। पहला जो है उन्हें उससे वो ट्रैकोमा और इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है और जो दूसरा है वो हमारा लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम जो बीमारी है वो देता है। तो जो पहला वाला बायोवर है जिसे हम ट्रिस कहते हैं TRIC, उसमें 12 अलग अलग सीरोवर्स देखने मिलते हैं, मतलब सीरोलॉजिकली अलग अलग 12 वेरिएंट देखने मिलते हैं। अब इसमें जो रहते हैं A, B, A और C, ये चारों जो रहते हैं ये बेसिकली हमारा ट्रैकोमा देते हैं जो कि हमें अंधा कर सकता है, तो ये बहुत ही घातक होता है। और इसके अलावा जो हमारा D से लेकर K तक है, DEFG से लेकर K तक जो सीरोवर्स है वो भी हमें इन्फेक्शन देते हैं ह्यूमन्स में, लेकिन उनके इन्फेक्शन इतने ज़्यादा सीवियर नहीं होते, इतने ज़्यादा घातक नहीं होते। और इसके अलावा जो D से लेकर K तक है वो आँखों का तो इन्फेक्शन देते हैं, इसके अलावा कई सारे गुप्तांगों का इन्फेक्शन भी देते हैं। हमारा दूसरा बायोवर है वो है लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम। तो इसमें 3 सीरोटाइप्स हैं, L1, L2 और L3। और जैसे नाम से पता चलता है ये वाला बायोवर हमें लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम डिसीज़ देता है। अगर हम बात करें लैबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स से हम क्लैमिडिया को ढूंढ कैसे सकते हैं, तो 4 अप्रोचेस रहते हैं जिससे हम क्लैमिडिया को ढूंढ सकते हैं। पहला अप्रोच है माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोपिक की मदद से हम टेक्निक्स का यूज़ करके हम उसे ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे दूसरा है आइसोलेशन ऑफ क्लैमिडिया, मतलब क्लैमिडिया पे जो है बैक्टीरिया है उसे आप खुद आइसोलेट करें और फिर उसे देखें, ऑब्जर्व करें। तीसरा है उसके क्लैमिडिया के एंटीजेंस की हम मदद से उन्हें ढूंढ सकते हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं। और चौथा है एंटीबॉडीज़ या फिर हाइपर सेंसिटिविटी का यूज़ करके हम क्लैमिडिया को ढूंढ सकते हैं। अब जो हमारा क्लैमिडिया रहता है यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोपी की बात करें, लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करके यहाँ पे ढूंढ के दिखाया बेसिकली क्लैमिडिया को। तो यहाँ पे जो हमारा क्लैमिडिया रहता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसा रहता है ज़्यादातर, लेकिन हम क्लैमिडिया को जिम्सा या कास्टेनेडा या फिर मैक्लोवेलो या फिर जिमिनी स्टेन्स रहते हैं, ये सब स्टेनों से ज़्यादा अच्छे से स्टेनिंग कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले जिम्सा स्टेनिंग का, तो जिम्सा स्टेनिंग बहुत ही अच्छा हमें इंक्लूजन बॉडी का स्टेनिंग देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब जो नॉर्मल सेल्स है, तो यहाँ पे एक इन्फेक्टेड सेल है जिसके अंदर इंक्लूजन बॉडी है, तो यहाँ पे जिम्सा स्टेनिंग से उसे स्टेन किया गया, तो हम उन्हें साफ साफ देख सकते हैं जो अनइन्फेक्टेड सेल्स है और जो इन्फेक्टेड सेल्स है दोनों को काफ़ी अच्छा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
तो ये जो टेक्निक है ये ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा न्यूनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस के में क्लैमिडिया को ढूंढने के लिए। जो दूसरा स्टेनिंग मेथड है उसे हम आयोडीन स्टेनिंग कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली जब क्लैमिडिया ग्रो होता है और इंक्लूजन बॉडी बनाता है, तो इंक्लूजन बॉडी बनाते टाइम उसमें ग्लाइकोजन मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। तो हम जो ये ग्लाइकोजन मैट्रिक्स है इससे हम स्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लुकोल्स आयोडीन। तो लुकोल्स आयोडीन का यूज़ करके हम ग्लाइकोजन मैट्रिक्स को स्टेन कर सकते हैं और हम इंक्लूजन बॉडीज देख सकते हैं क्लैमिडिया के अंदर। ये इसका एडवांटेज है इस मेथड का कि ये बहुत ही जल्दी से और इजीली हो जाता है, और इसका स्टेनिंग मेथड भी काफ़ी सिंपल है। हमें बेसिकली कंजक्टाइवल स्क्रैपिंग लेना रहता है और उसे स्ट्रेन करना रहता है, और ये ज़्यादातर हमें ट्राकोमा या फिर इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस जो डिसीज़ है उसके अंदर हम ये करते हैं। लेकिन इसका जो नुकसान है कि ये जो स्टेनिंग मेथड ये काफ़ी सेंसिटिव नहीं है, और ये जो हमारा ग्लाइकोजन मैट्रिक्स है वो सिर्फ तभी दिखता है जब क्लैमिडिया इंक्लूजन बॉडी बनाता है, और बाकी जो क्लैमिडिया के लाइफ स्टेजेस है वहाँ पे ग्लाइकोजन मैट्रिक्स नहीं दिखता। तो उस स्टेजेस पे क्लैमिडिया को ढूंढना इस आयोडीन स्टेनिंग की मदद से हम नहीं कर सकते। इसके अलावा कई जो कुछ क्लैमिडियल स्पीसीज है जैसे क्लैमिडिया सिटासी, ये लोग ग्लाइकोजन मैट्रिक्स नहीं बनाते, तो हम आयोडीन स्टेनिंग का यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम क्लैमिडिया ट्रैकोमाटिस की बात करें डिटेल, तो ये बेसिकली जो बैक्टीरिया है ये आँखों का और गुप्तांगों का इन्फेक्शन देता है। जो ट्रैकोमा रहता है वो बेसिकली ट्रैकोमा होता क्या है, इसे हम बेसिकली कह सकते हैं एक तरह का क्रॉनिक केराटो कंजक्टिवाइटिस है। अब क्रॉनिक मतलब लंबे समय का होने वाली बीमारी है। केराटो कंजक्टिवाइटिस मतलब केराटो मतलब यहाँ पे कॉर्निया की ऊपरी सतह, और कंजक्टिवाइटिस मतलब कि कंजक्टाइवा। तो यहाँ पे इन दोनों का इन्फेक्शन होता है, तो मतलब कॉर्निया की ऊपरी सतह और कंजक्टाइवा दोनों ही इन्फेक्टेड रहते हैं ट्रैकोमा में। अब इसके अंदर हमें क्या क्या देखने मिलता है, तो हमें फॉलिकुलर हाइपरट्रोफी देखने मिलता है, मतलब फॉलिक्यूल्स का साइज़ बढ़ जाता है। पेपिलरी हाइपरप्लाज्मिया देखने मिलता है, यानी जो पेपिलरी एपिथेलियल लेयर है वो फूल के बड़ा हो जाता है, उसके अंदर हमें फोल्ड्स दिखने मिलते हैं। पैनस फॉर्मेशन यानी कि हमें आउटग्रोथ दिखने मिलता है, मतलब कि जो नॉर्मली ग्रोथ नहीं रहता है वैसे अजीब अजीब ग्रोथ दिखने मिलते हैं। और सिकाट्राइजेशन देखने मिलता है लास्ट स्टेशन में, जो कि बेसिकली मतलब है हमें स्कार टिश्यू फॉर्मेशन देखने मिलता है। अब जो यहाँ ट्रैकोमा का जो नाम है वो बेसिकली ग्रीक नाम ट्रैकुस से आता है, जिसका मतलब होता है रफ। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि कंजक्टिवा होने के बाद हमारा जो बीमारी होने के बाद जो आफ्टर मैथ रहता है, मतलब कि बीमारी के बाद जो हमारा कंजक्टिवा रहता है वो स्मूथ होने के बजाय बहुत ही रफ हो जाता है। तो अगर हम बात करें क्लैमिडिया को आइसोलेशन करने की टेक्निक्स की, तो यहाँ पे हम हिस्ट्री में जाएंगे तो 1907 में पहली बार इसका अटैम्प्ट हुआ था कि हम क्लैमिडिया को आइसोलेट करें। तो सब उन्होंने उस टाइम पे कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया था कि उन्होंने एक ओरेंगेटाइन में क्लैमिडिया ट्रांसमिट किया था, और उसके बाद उस ओरेंगेटाइन को क्लैमिडिया का बीमारी इन्फेक्शन की वजह से उसके कंजक्टिवा में क्लैमिडिया पाया गया था। बेसिकली उसके कंजक्टिवल के स्मीयर में हमें इंक्लूजन बॉडी देखने मिला था। तो ये एक मेथड उन्होंने डेवलप किया था क्लैमिडिया को आइसोलेट करने का। लेकिन 50 साल बाद क्लैमिडिया का प्रॉपर कल्टीवेशन पॉसिबल हुआ। ये क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम तक जो साइंटिस्ट टैंक और उनके कुछ कलीग्स थे 1957 में, इन्होंने देखा कि वो क्लैमिडिया को अंडे के योक सैक में ग्रो कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन की बात करें क्लैमिडिया की, तो बेसिकली आँखों से आँख तक जाता है ये इन्फेक्शन, और इसे ट्रांसमिट करने के लिए कोई दूसरा वेक्टर लगता है, या ये इस केस में फिंगर्स हो सकते हैं या फिर फॉर्मेट्स हो सकते हैं, लेकिन हम उनसे वेक्टर नहीं कहेंगे। अगर वेक्टर की बात करें तो प्रॉपर वेक्टर हमारा होगा फ्लाइज। तो फ्लाइज क्या करते हैं कि वो किसी कंजक्टिवा इन्फेक्टेड जो आँख रहता है उस पर बैठते हैं, उसके बाद उड़ के दूसरे किसी बच्चों की आँखों में जाके बैठ जाते हैं। तो उस टाइम पे जो क्लैमिडिया है वो एक आँख से दूसरे आँख तक फैलता है। इसके बाद जहाँ पे बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की, तो हर एक जो क्लैमिडिया रहता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है, और ये डिपेंड भी करता है कि कितना डोज हुआ था, मतलब कि कितना मतलब एक आँख से दूसरे आँख मतलब कितना ज़्यादा उसका डोज गया था। अगर थोड़ी क्लैमिडिया के बैक्टीरिया कहीं पहुँच पाए हैं तो उसका जो इन्फेक्शन करने का टाइम रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी प्रकार ज़्यादा क्लैमिडिया के बैक्टीरिया दूसरे आँख में पहुँच गए, तो उस समय जो उसका टाइम रहेगा इन्फेक्शन का वो कम रहेगा। इसके अलावा जो इसका जब इन्फेक्शन करना स्टार्ट करता है तो कई मतलब शुरुआती स्टेज में तो पता ही नहीं चलता कि कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो बहुत ही छुपा हुआ रहता है इसका इन्फेक्शन। और जब बाद में हद से ज़्यादा बढ़ जाता है क्लैमिडिया, तो ही हमें कुछ इसके ये साइंस और सिम्टम्स देखने मिलते हैं। अब जो क्लैमिडिया का इन्फेक्शन के स्टेजेस रहते हैं वो कुछ स्टेजेस में डिवाइड हो सकते हैं। जैसे अगर ट्रैकोमा की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेज आता है जिसे कहते हैं ट्रैकोमा डूबियम।
अब यहाँ पे स्टेज में सिर्फ ट्रैकोमा एक सस्पिशन होता है कि हो सकता है जो बीमारी हुआ है वो ट्रैकोमा ही है। दूसरा जो स्टेज आता है उसे प्रो ट्रैकोमा कहते हैं। तो यहाँ पे हमें कंजक्टाइवल लीजन्स देखने मिलते हैं और इसके बाद हमें फॉलिकुलर एवरेज हाइपरट्रोफी देखने मिलता है यहाँ पे। लेकिन इस प्रो ट्रैकोमा स्टेज पे इंफ्यूजन बॉडी देखने नहीं मिलता। अब इस स्टेज के बाद हमारा जो क्लैमिडिया का इन्फेक्शन है वो स्टेज 1 से स्टेज 4 तक बढ़ते जाता है। अब जो उसके स्टेजेस है कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे नॉर्मल आई है, स्टेज 1 पे आएगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने मिलेगा इंटेंस, और दूसरे स्टेज में वो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, इंटेंस हो जाता है। तीसरे स्टेज पे हमें आईलिड पे स्कारिंग देखने मिलता है, स्कार टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और चौथे स्टेज पे हमारा जो आई लेसेस है वो उसमें डिफॉर्मिटी देखने मिलती है, वो बाहर की तरफ की जगह अंदर की तरफ उगने लगते हैं, तो इससे भी काफ़ी पीड़ा होती है। तो ये 4 स्टेजेस तक बढ़ता है और जहाँ पे यहाँ इसका मैक्सिमम जो इन्फेक्टिविटी रहती है क्लैमिडिया की पहले से मतलब शुरुआत के स्टेजेस में रहती है, मतलब स्टेज 1, 2 और 3 में। जो इसका चौथा स्टेज है बेसिकली वो नॉन इन्फेक्शस रहता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर डैमेज हो चुका रहता है। अगर हम बात करें कि ट्रैकोमा की हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो यहाँ पे लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ ट्रैकोमा में हम जिम्सा स्टेनिंग का या फिर कार्सिनेडा स्टेनिंग का या फिर मैकियावेलो स्टेनिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कंजक्टाइवल स्क्रैपिंग लेते हैं और उन्हें इंस्टेंट से स्टेन करते हैं और स्टेनिंग के बाद हम माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं। और अगर हमें इंक्लूजन बॉडी मिला तो हम उसका कह सकते हैं कि हो सकता है ये क्लैमिडिया का इन्फेक्शन हो। इसके अलावा क्योंकि ट्रैकोमा के अंदर ग्लाइकोजन मैट्रिक्स होता है तो हम इसमें इन केस में आयोडीन स्टेनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा मेथड है क्लैमिडिया को ढूंढने के लिए वो आता है क्लैमिडिया को खुद आइसोलेट करना। तो इसके लिए हम योगसैक इंक्यूबेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम क्या लेते हैं कि हमारा किसी अगर व्यक्ति को कंजक्टाइटिस से क्लैमिडिया का इन्फेक्शन है तो हम उसमें से कंजक्टाइवल स्क्रैपिंग लेते हैं और फिर वो कंजक्टाइवल स्क्रैपिंग से हम सैंपल बनाते हैं जिसे हम एक 6 से 8 दिनों वाले अंडे रहता है उसके योगसैक में डालते हैं। अब इसके बाद हम उस अंडे के अंदर सेप्टोमाइसिन या फिर पॉलीमिक्सिन बी का भी डालते हैं। ये दोनों ही एंटीबायोटिक्स हैं, तो हम इनको डालते हैं ताकि इसके अंदर कोई दूसरा हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना दिखने मिले। इसके अलावा हम 35 डिग्री सेल्सियस में उसे ह्यूमिड कंडीशन में हम उस अंडे को इंक्यूबेट करते हैं। जो क्लैमिडिया रहता है उससे सेप्टोमाइसिन या फिर पॉलीमिक्सिन बी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर वहाँ हमारे सैंपल में क्लैमिडिया का बैक्टीरिया रहा तो वो योगसैक के अंदर ग्रो होता है। एक बार ग्रो होने के बाद हम उस अंडे को खोलते हैं और उसको फिर जो योगसैक में से स्मीयर बनाते हैं जिसे हम जिम्सा या कोई स्टेनिंग करते हैं और हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। अगर क्लैमिडिया रहा तो उस टाइम पे हमें वहाँ पे वो दिखेगा, तो हम उससे कंफर्म कर सकते हैं कि वो व्यक्ति को क्लैमिडिया का इन्फेक्शन है कि नहीं है। अब ये जो मेथड है ये अब इस फिलहाल के टाइम पे बहुत ही कम यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। अब आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो आता है टिश्यू कल्चरिंग और स्टेशनरी फेस सेल। तो ये बेस्ट सबसे अच्छा मेथड है हमारे क्लैमिडिया को आइसोलेट करने के लिए। तो इसमें हम मैकॉय सेल्स लेते हैं जो कि नॉन रेप्लिकेटिंग रहे। नॉन रेप्लिकेटिंग मतलब हम उनसे इन्हें रेडिएशन या फिर एंटी मेटाबोलाइट से ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वो मैकॉय सेल्स जो रहते हैं वो खुद की कॉपी बना नहीं सकते। तो इससे हम इसका फ़ायदा क्या रहता है, हमें पता रहता है कि हमने जो सेल्स का सस्पेंशन लिया है उसमें कितने सेल्स है, मतलब कि एकदम डेफिनेटिव अमाउंट तो नहीं पता रहता, लेकिन एक रेंज पता रहता है हमें कि कितने सेल्स होने चाहिए। अब ये मैकॉय सेल्स ले सकते हैं या फिर दूसरा सेल्स जो हम ले सकते हैं वो है हेला सेल्स, जिससे हमने DEAE डेक्स्ट्रॉन से ट्रीट किया है। इसका भी वही कारण रहता है कि DEAE डेक्स्ट्रॉन से ट्रीट करने के बाद ये हेला सेल्स भी मतलब कि खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो दोनों ही केसेस में हमें पता रहता है कि स्टार्टिंग में जो हम सेल ले रहे हैं वो कितने हैं और वो चेंज नहीं होता। अब उसके बाद हम इन सेल्स के अंदर हम इन सेल्स को हमारे सैंपल्स के साथ इंक्यूबेट करते हैं, इनोकुलेट करते हैं, और उसके बाद 15,000 जी पे हम इसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब इसका कारण क्या है 15,000 जी पे सेंट्रीफ्यूज करने का, कि अगर हमारे सैंपल के अंदर क्लैमिडिया का बैक्टीरिया रहा तो 15,000 जी पे सेंट्रीफ्यूज करने की वजह से वो क्लैमिडिया का बैक्टीरिया सेल्स के अंदर चल जाएगा, और सेल्स के अंदर जाने के बाद फिर वो ग्रो होगा और हमें ये इनोकुलेशन बॉडीज़ देगा, इंक्लूजन बॉडीज़ देगा, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी ट्रैकोमाइटिस की ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे लोकल एप्लीकेशन या फिर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एरिथ्रोमाइसिन या फिर टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों का बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है रिकवरी में। इसके अलावा कई दूसरे एंटीबायोटिक्स हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं कुछ हफ्तों के लिए, जिसके कारण हमें अच्छा इफेक्ट देखने मिलता है इसकी क्लैमिडिया से रिकवरी के लिए। अगर बात करें हम एजिथ्रोमाइसिन की तो इसका सिंगल डोज भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है।
इसके अलावा कुछ फैक्टर्स आते हैं जिसके कारण क्लैमिडिया होने का चांसेस बढ़ सकता है। इसमें से कुछ एग्जांपल है जिससे सर्विकल एक्टोपी या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होना, या फिर मैन हैविंग सेक्स विथ मैन, मतलब कि समलैंगिक संबंध बनाना पुरुषों के बीच में, या फिर अगर कोई व्यक्ति किसी पहले से कोई एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से पीड़ित है तो उसके अंदर क्लैमिडिया का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाता है। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं ज़्यादातर तो फिर उससे क्लैमिडिया हो सकता है। HIV पॉजिटिव को एक ज़्यादा रिस्क रहता है क्लैमिडिया होने का। लेकिन जो मेन कारण है क्लैमिडिया होने का वो रहता है कि पहले ही कोई व्यक्ति जैसे क्लैमिडिया हो वो कि दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए। वो हमारा जो दूसरा क्लैमिडिया का इन्फेक्शन है इन जनरल, उससे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसकी बात करें तो अगर हमारे पास कोई अनकॉम्प्लिकेटेड जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन है क्लैमिडिया का तो हम उसे इजीली एजिथ्रोमाइसिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। अब इस ट्रीटमेंट को ग्रेडेड ए दिया है, मतलब कि काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर कोई स्त्री है जो 25 साल की आयु से कम है उससे और उससे एसटीडी होने का चांसेस ज़्यादा है तो उससे रिकमेंड किया जाता है कि वो हर साल क्लैमिडिया की स्क्रीनिंग करे। अगर बात करें किसी स्त्री की जो जिसे क्लैमिडिया हो चुका था और उसके बाद वो उससे ठीक हो चुकी है तो ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि वो हर 30 या 4 महीने बाद आके एक बार वापस स्क्रीन कर ले क्लैमिडिया की। तो ठीक होने के बाद भी 3-4 महीने बाद एक बार अगर अच्छे फिर से स्क्रीनिंग कर लेंगे क्लैमिडिया के लिए तो हम श्योर हो सकते हैं कि क्लैमिडिया का इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे इसको ग्रेड सी दिया है, मतलब कि ये करना सबके लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी तरीके से वैसे ही अगर हम बात करें कोई प्रेग्नेंट स्त्री है जो क्लैमिडिया से इन्फेक्टेड है तो उस टाइम पे अमोक्सिलिन का उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। और अगर कोई प्रेग्नेंट स्त्री है जो क्लैमिडिया का इन्फेक्शन हुआ था लेकिन उसके बाद उससे वो ठीक हो गई तो उसे भी एडवाइस किया जाता है कि वो हर तीसरे महीने बाद आके एक बार चेकअप करा लें क्लैमिडिया के लिए। अब इसे भी ग्रेड सी दिया है, मतलब कि ये रिकमेंडेड नहीं है ज़्यादा, लेकिन अगर करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप सबका यहाँ तक जुड़े रहने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।